Today we are going to discuss the glycolysis. This is second part of the respiratory system. आज हम लोग ग्लाइकोलिसिस के बारे में बात करेंगे जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हम लोगों ने पिछले टर्न पे डिस्कस किया था उसका सेकंड पार्ट है। ग्लाइकोलिसिस जो है ये एक्चुअली जितने भी एनिमल्स चाहे वो एरोबिकली रेस्पायर कर रहे हों और चाहे वो एनरोबिकली रेस्पायर कर रहे हों उन सभी में ये प्रोसेस होती है। The glycolysis takes place in all individuals whether they are respiring aerobically or anaerobically. जो एरोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है उसमें भी ये प्रोसेस होती है और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती उसमें भी ये प्रोसेस होती है। यानी कि दिस इज़ द प्रोसेस विच इज़ कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इवन इट इज़ ऑल्सो कॉमन इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। अगर फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें भी प्रोसेस होती है। तो पहले तो हम लोग उसका थोड़ा सा बेसिक बात कर लें कि जो फर्मेंटेशन एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस इन ऑल दीज थ्री टाइप ऑफ द प्रोसेसेस। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, द ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज इज बीन कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ द पार्विक एसिड। ग्लाइकोलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें कि हम ग्लूकोज को पार्विक एसिड में कन्वर्ट करते हैं और ये प्रोसेस जो होती है रेस्पिरेशन की बेसिक प्रोसेस होती है। चाहे वो किसी भी तरीके का रेस्पिरेशन होना हो, एरोबिक होना हो या एनारोबिक होना हो, यानी वायु श्वसन हो या वायु श्वसन हो, दोनों में होगा। ये ग्लूकोज जो है ये हमको ग्लाइकोजन से भी मिल सकती है, स्टार्च से भी मिल सकती है या लैक्टोज सुक्रोज वगैरह से भी मिल सकती है। सुक्रोज ब्रेक डाउन होगा तो उससे भी ग्लूकोज निकलेगा, स्टार्च का ब्रेक डाउन करेंगे तो उससे भी ग्लूकोज निकलेगा और अगर ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करते हैं तो उसमें भी ग्लूकोज निकलता है। तो यानी कि हम कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक रॉ मटेरियल इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, दैट इज़ द ग्लूकोज। हम विभिन्न प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, चाहे वो ग्लाइकोजन हो, चाहे वो स्टार्च हो, चाहे वो मिल्क शुगर हो, चाहे वो सुक्रोज केन शुगर हो, किसी भी केस में किसी भी तरीके की शुगर हो, हम उन सबको कन्वर्ट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो होता है ये पहला केमिकल होता है जो कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस पर फीड किया जाता है। ये ग्लूकोज जो है दिस इज बीन कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ द पार्विक एसिड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये भी हम लोग इस बारे में बात करेंगे आगे चल के। तो इस ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में ये ग्लूकोज जो होता है ये पार्विक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये पार्विक एसिड जो है अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होना है तो ये चला जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के और उसके बाद उससे आगे की प्रोसेस होगी जो कि क्रेब्स साइकिल में पूरी होगी जाके। तो इस तरीके से अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो तो ग्लूकोज से पार्विक एसिड बनेगा, पार्विक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा और वो एसिटाइल कोएंजाइम ए चला जाएगा क्रेब्स साइकिल में और ये पूरी प्रोसेस जो है ये हो जाएगी एरोबिक रेस्पिरेशन की। पर मान लीजिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में क्या होगा कि ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट होगा पार्विक एसिड के फॉर्म में, पर ये पार्विक एसिड जो है फिर इसके दो प्रोबेबल फ्यूचर्स होते हैं, या तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए जाएगा और या ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस में जाएगा। अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाता है तो उस केस में ये प्रोसेसेस जो होती हैं आमतौर से कुछ बैक्टीरिया में जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें हो सकती है, हमारी मसल सेल्स में हो सकती है। तो जो भी सेल्स एनारोबिकली रेस्पायर कर रही हैं जहाँ बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन हो रहा है वहाँ पर इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड में या लैक्टिक एसिड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी सम एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज्ड। तो इस प्रोसेस के ब्रेकडाउन में एक खास फीचर क्या होता है, द एंजाइम्स विच आर बीन यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन, दीज एंजाइम्स आर इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। यानी ये एंजाइम्स सेल के अंदर मौजूद होते हैं, चाहे मसल सेल के अंदर हो या बैक्टीरियल सेल के अंदर हो, और वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अलग, अगर मसल सेल है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा मगर अलग काम कर रहा होगा। मगर अगर बहुत एक्सेसिव मस्कुलर एक्सरसाइज हुई है तो उस केस में क्या होगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन भी मसल्स में शुरू हो जाता है और उस एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग लैक्टिक एसिड फॉर्म करने लग जाते हैं। ये लैक्टिक एसिड इसलिए बनता है बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल इन द सफिशिएंट क्वांटिटी। In absence of the oxygen, the anaerobic respiration is initiated and lactic acid is being formed. And this process is called as anaerobic respiration, and this takes place in the muscle cells and anaerobic bacteria, etc.
यानी कि इसमें भी रॉ मटेरियल क्या यूज़ हुआ है, पायरुविक एसिड। यहाँ तक की प्रोसेस कॉमन थी, हमने ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाया और फिर पायरुविक एसिड से हमने बना लिया बिना ऑक्सीजन के लैक्टिक एसिड। पर अगर फर्मेंटेशन की प्रोसेस होनी होती तो उस केस में क्या होता कि यही पायरुविक एसिड रॉ मटेरियल होता, यानी यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस कॉमन रहती। ये जो प्रोसेस है हमारी ग्लाइकोलिसिस की, जिसकी अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस तो कॉमन रहती है। मगर इस प्रोसेस के बाद ये जो स्ट्रेस थी, जो पायरुविक एसिड था, ये by help of the yeast or certain bacteria, it is being converted in the form of the ethanol, ethyl alcohol। और इसके साथ साथ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बनती और कुछ क्वांटिटी में एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाती। वेरी स्मॉल क्वांटिटी जो है एनर्जी की इसमें रिलीज़ होती है, एनर्जी बहुत कम होती है, चाहे वो ये हो और चाहे ये प्रोसेस हो। एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है उसमें बहुत कम एनर्जी निकलती है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के समय निकलती है। मगर ये दोनों प्रोसेसेस में मेन चीज़ क्या है कि एनर्जी की जो क्वांटिटी बनती है वो कम होती है और ये दोनों प्रोसेसेस होती हैं बिना ऑक्सीजन के। यहाँ पर खासियत क्या होती है, द स्पेशल फीचर इन दिस केस इज दैट एंजाइम यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, मीन्स ईस्ट सेल्स रिलीज एन एंजाइम ऑन द आउटर surface of the cell, and that enzyme acts on the surrounding environment, the sugar which is available in the surrounding environment. This sugar is being converted in the form of pyruvic acid and then in the form of the ethanol, carbon dioxide and slight quantity of the heat or slight quantity of the energy. And this is the process of fermentation. So what is the difference between fermentation and anaerobic respiration? That in anaerobic respiration, lactic acid is being formed, and in the case of the fermentation, the ethanol is being formed. The anaerobic respiration takes place by help of the intracellular enzymes, means the enzymes are present inside the cell, whereas in the case of the fermentation, the enzyme is released outside the cell, and this process takes place in extracellular environment, means outside the cell. The one of the important thing is there that ethanol is, it is also used as an sanitizer. We use as an antiseptic chemical. अल्कोहल जो है इसका प्रयोग एंटीसेप्टिक केमिकल के रूप में भी होता है, यानी कि ये बैक्टीरिया को मारने की क्षमता रखता है, इस सेल को भी मार सकता है। The increasing concentration of the alcohol formed during the process of fermentation becomes toxic for the yeast cells. Up to the 13% yeast cells are active and they keep on releasing the enzymes, but when the concentration of the alcohol goes above the 13%, then it causes the toxicity for the yeast cells and they are destroyed, and the process of fermentation is stopped at the level when the alcohol concentration is 13% or ethanol concentration or ethyl alcohol concentration is 13%. So when the alcohol is being formed in the commercial level, the optimum concentration of the alcohol obtained during the process of the fermentation is up to the 13%, and then it has been purified to increase the percentage by the process of distillation. But initially what is being formed, that is the 13% alcohol. Fermentation और anaerobic respiration में जो मुख्य अंतर होते हैं, उनमें एनरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसमें जो एंजाइम यूज़ होते हैं ये इंट्रासेलुलर एंजाइम्स होते हैं। ये प्रोसेस मसल्स में या एनरोबिक बैक्टीरिया में होती है, और इस प्रोसेस में जो बाई प्रोडक्ट बनता है, जो एंड प्रोडक्ट बनता है, वो होता है लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लाइट क्वांटिटी ऑफ द एनर्जी। वेयरएज इन द केस ऑफ द फर्मेंटेशन, जबकि फर्मेंटेशन में क्या होता है, किंडवन की क्रिया में क्या होता है कि ये प्रोसेस होती है ईस्ट सेल्स के द्वारा। ईस्ट सेल्स एंजाइम्स निकालती हैं जो कि कोशिका के बाहर जाता है, सो दैट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, and the byproduct in this process is the ethanol, the ethyl alcohol, along with the carbon dioxide and slight quantity of the heat or energy. So this process is the process of fermentation where the extracellular enzymes are being used, and this is the process of anaerobic respiration where the intracellular enzymes are being used. इंक्रीजिंग जो कंसनट्रेशन जैसे से अल्कोहल का बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो ईस्ट सेल के लिए विषाक्तता पैदा करता जाता है।
एंड व्हेन द अल्कोहल कंसंट्रेशन, जब अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% तक पहुंचता है, तब तक तो ईस्ट सेल सर्वाइव करते हैं, उनसे एंजाइम निकलता रहता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस चलती रहती है। पर जब ये कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है वो 13% से ऊपर चला जाता है, तो उस स्थिति में वो अल्कोहल जो है ईस्ट कोशिकाओं को मार देता है और फर्मेंटेशन की प्रक्रिया रुक जाती है। इसलिए औद्योगिक रूप से जब अल्कोहल बनाया जाता है तो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के बाद जो प्राप्त जो अल्कोहल होता है वो 13% होता है। उसकी अगर सांद्रता बढ़ानी है तो हम उसको डिस्टिलेशन से अलग करके उसका कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, पर नेचुरल फर्मेंटेशन की प्रोसेस में 13% से ऊपर अल्कोहल नहीं फॉर्म होता है, वो केवल 13% तक होता। उसके बाद विषाक्तता के कारण ईस्ट कोशिकाएं खुद मर जाती हैं। ये तो बात हुई कि जो हमारा ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप है, यानी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, इट इज़ ए कॉमन प्रोसेस इन ऑल द टाइप ऑफ प्रोसेसेस। ये सभी में समान होता है, चाहे वो एनरोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो, और चाहे वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो। इसके बाद की प्रोसेस अलग अलग हो जाती है। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली है, दैट वी यूजुअली यूज द कार्बोहाइड्रेट एज एन रेस्पिरेटरी सरफेस। दिस इज द आइडियल रेस्पिरेटरी मटेरियल। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये एक आदर्श श्वसन पदार्थ होता है जिसका श्वसन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। But if someone is suffering with deficiency of the carbohydrate or doesn't have sufficient quantity of the carbohydrate, in that case we break the fat. अगर किसी की बॉडी में समुचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है या कार्बोहाइड्रेट बॉडी में उपलब्ध नहीं है, देन हम फैट को तोड़ना शुरू करते हैं। और फैट जो होती है, जो नेचुरल फैट्स होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल होंगे, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होगा, ट्राइग्लिसराइड कंडीशन होगी, और ट्राइग्लिसराइड में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है। तो जब फैट का ब्रेक डाउन करेंगे हम, देन ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ द फैट द ग्लिसरॉल इज बीन सेपरेटेड एंड द फैटी एसिड इज बीन सेपरेटेड। दिस ग्लिसरॉल कैन बी कन्वर्टेड इन द पायरुविक एसिड। तो इस तरीके से हम कर ये सकते हैं कि अगर ग्लूकोज नहीं उपलब्ध है, इन दैट केस वी कैन कन्वर्ट द ग्लिसरॉल इन द फॉर्म ऑफ द पायरुविक एसिड। On other hand, the fatty acid which is been obtained from the fat is oxidized at the beta position. This is named as beta oxidation. At the second position of the carbon, we oxidize the fatty acid molecule. हम फैटी एसिड के जो अणु होते हैं ये काफ़ी बड़ी चेन हो सकती है, कार्बन के काफ़ी सारे अणु हो सकते हैं। तो हम करते क्या हैं, उसका बीटा ऑक्सीडेशन कराते हैं, यानी कि कार्बन की सेकंड पोजीशन का जो बॉन्ड होता है उसको हम ब्रेक करते हैं। और जब बीटा पोजीशन या अल्फा के पोजीशन के बाद बीटा पोजीशन आएगी, फर्स्ट अल्फा पोजीशन, सेकंड बीटा पोजीशन, तो बीटा पोजीशन में जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उससे 2 टुकड़े अलग होते हैं। एक तो एक्टिवेटेड फैटी एसिड की चेन अलग हो जाती है, मान लीजिए 100 है, 100 में से 98 अलग हो गए, 2 अलग हो गए। और दूसरा जो केमिकल अलग होता है वो 2 कार्बन एटम का टुकड़ा होता है जिसे हम कहते हैं एसिटाइल। ये एसिटाइल जो होता है ये कोएंजाइम के साथ जोड़ करके एसिटाइल कोएंजाइम में बना लेता है। एंड दिस एसिटाइल कोएंजाइम इज बीन सप्लाइड टू द प्रोसेस ऑफ द क्रेब्स साइकिल। तो इस तरीके से हम फैट के ब्रेकडाउन से ग्लिसरॉल से पायरुविक एसिड या फिर बीटा ऑक्सीडेशन से हम एसिटाइल कोएंजाइम में बना सकते हैं। देन दिस एसिटाइल कोएंजाइम कैन बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ द क्रेब्स साइकिल। दिस कैन बी सप्लाइड इन द क्रेब्स साइकिल। सो हमारा क्रेब्स साइकिल चलता रहेगा। तो अगर वी डोंट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, देन वी कैन ब्रेक the fat to obtain energy by converting the glycerol in the form of the pyruvic acid or converting the by the process of the beta oxidation. We can convert the fatty acid in the form of the acetyl group, and this acetyl group associates with the acetyl coenzyme A to form acetyl coenzyme A, which is being supplied to the Krebs cycle. ये जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है इसको क्रेब्स साइकिल में सप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से इस फैट के मॉलिक्यूल से भी हम रेस्पिरेशन चला सकते हैं। एक तरीका और है, वो ये है कि अगर मान लीजिए फैट भी अवेलेबल नहीं है, हम लोग मेल न्यूट्रिटेड हैं, जो भी ऐसा है जिसमें बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, फैट भी ख़त्म हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन शुरू होता है। एंड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन व्हाट वी गेट, व्हेन वी ब्रेक द प्रोटीन देन वी गेट अमाइनो एसिड्स। एंड दीज अमाइनो एसिड्स में डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं। उनमें से हम 2 कॉमन अमाइनो एसिड्स की बात कर रहे हैं। अलग अलग स्टेप्स पे अलग अलग अमाइनो एसिड की फीडिंग होती है। वी विल टॉक अबाउट ओनली 2 अमाइनो एसिड्स। वन इज द एलानिन
which is very common amino acid, it can be converted in the form of the pyruvic acid because it is the C3 chemical, it is also the C3 chemical. So alanine can be converted in the form of the pyruvic acid, which has been obtained by the breakdown of the protein. On the other hand, the other amino acid, which is the glycine, it is the C2 type of the chemical, which contains only 2 carbon atoms, and this glycine can be supplied to for the formation of the acyl group. And this acyl group, after association with the coenzyme A, it can form the acyl coenzyme A. So like this, we can utilize the protein as a respiratory surface in case of emergency. All these processes are reversible processes, means these processes can go back in the system. हम पायरुविक एसिड से ग्लूकोज भी बना सकते हैं और ग्लूकोज से पायरुविक एसिड भी बना सकते हैं. दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस. दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल प्रोसेस. ये प्रोसेस जो है ये भी रिवर्सिबल होती है, यानी कि जो ये कन्वर्जन प्रोसेस है ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है. हम पायरुविक एसिड से ग्लिसरॉल बना सकते हैं और हम इससे जो है ये रिवर्स रिएक्शन भी करा सकते हैं, यानी ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है. तो हम पायरुविक एसिड से और या एसिटाइल ग्रुप की मदद से फैट बना सकते हैं. हम ग्लूकोज से पायरुविक एसिड या पायरुविक एसिड से ग्लूकोज बना सकते हैं क्योंकि रिएक्शन से रिवर्सिबल है. बट प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन होता है ये रिवर्सिबल नहीं होता, यानी कि इससे अब ये नहीं हो सकता कि हम एलानिन से जो है ये पायरुविक एसिड से एलानिन बना लें, बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस which takes place inside the cell during the process of protein synthesis. So formation of the protein is a very complicated separate process. We can break the protein to get the amino acid for the process of respiration, but we can't convert back the pyruvic acid or acyl group to again synthesize the protein. ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होती है, पर ये प्रोसेस और ये प्रोसेस रिवर्सिबल होती है. ये एक बेसिक बात थी जो कि रिलेटेड थी विद द यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द सबस्ट्रेट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. इसके बाद की जो बात है ये इसका नेक्स्ट पार्ट है जिस पे कि हम लोग मेनली बात कर रहे हैं ग्लाइकोलिसिस की. तो अब हम लोग बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस की.